अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए तो टाडा और पोटा से भी भयावह है। इस कानून का मकसद चाहे जो हो, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी पर आतंक का लेबल चिपका देने और वर्षों जेल में सड़ा देने का हथियार बन गया है। देवगिरी एक्सप्रेस मुंबई से नांदेड़ पहुंची है। इस रास्ते पर यह ट्रेन रोज ही सफर तय करती है, लेकिन इरफान को लेकर 9 साल बाद नांदेड़ पहुंची है। नांदेड़ के इरफान और इलियास को मंगलवार रात बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूएपीए के सभी आरोपों से बरी कर दिया। 33 साल के इरफान बैटरी की दुकान चलाते थे। 9 साल में उनका सब बर्बाद हो गया। 2012 में महाराष्ट्र एटीएस ने हथियार बरामदगी के केस में गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि ये लोग लश्कर ए तोयबा के लिए काम करते हैं, राजनेताओं, पुलिस अफसर और पत्रकारों की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस मामले में 5 गिरफ्तार किए गए थे, 3 को सजा मिली है। इलियास और इरफान बरी कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी कन्हैया खंडेलवाल ने बताया कि इलियास फलों का व्यापार करते थे। इलियास ने 9 साल में सिर्फ एक बार अपनी पत्नी और बच्चों से मुलाकात की थी। जमीयत उलेमा हिंद ने वकील न दिए होते तो इरफान और इलियास जैसे लोग अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। ये तो हम बहुत पहले से कहते थे कि हम बेगुनाह हैं, लेकिन हमारी कभी सुनी नहीं गई। पहले तो मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये मैं कहाँ फंस गया, यानी मुझे कहाँ फंसाया गया है। अब मैं इसके ताल्लुक से उस टाइम पे इतना शौक था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं क्या करूं। और मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए, जिसमें कि उनको क्या करना, कैसा करना, यानी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो इसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर उसके बाद हमको फिर जमीयत वाले मिले, फिर उन्होंने हमको रास्ता बताया और हमको कानूनी इमदाद दिए। हमारे इस शहर से जो 5 बच्चे गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 2 बाइज्जत बरी हो गए हैं। अल्लाह ताला ने उनके माँ बाप और अजीज़ व अकारीब और पूरे नांदेड़ शहर के लोगों की दुआ को कबूल फरमाया और वो बच्चे रिहाई हो गए। और शुरू दिन से जमीयत उलमा यही कहती रही है कि ये बच्चे बेकसूर है, बेगुनाह है। लेकिन आज ये मानना पड़ा है कि वाक़ईतन ये बच्चे जो है तो बेगुनाह है और मासूम है, इनके तरफ कोई गुनाह नहीं है। और इनके अब जमीयत उलमा ये डिमांड करती है कि ये बच्चों का जो वक्त ज़ाय हुआ है तो वो उनकी भरपाई करे। इरफान और इलियास के 9 साल कौन लौटाएगा? कायदे से इन दोनों की ड्यूटी कुछ दिनों के लिए एटीएस के उस वक्त के चीफ के साथ लगा देनी चाहिए, भले ही वो रिटायर हो गए हों, जिन्होंने इन्हें आरोपी बनाया, ताकि वे हर दिन या और उनका परिवार इन दोनों को सामने देखे और प्रायश्चित करे कि कैसे फर्जी मामले में इरफान और इलियास को फंसा दिया गया। हमने फैजान साहब से एक सवाल पूछा है, जो लोग इस तरह से 10-10 साल, 20-20 साल फर्जी आरोपों में जेल में सड़ा दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून कैसे प्रायश्चित करता है? रवीश, विश्व की बात आप करते हैं। 9th और 10th सेंचुरी में बेल का लॉ इंग्लैंड में डेवलप होना शुरू हो गया। 1679 में हैबियस कॉर्पस एक्ट पास हो गया। 1835 के एक्ट ने कह दिया कि अगर एक्यूज के भागने का डर नहीं है तो बेल दे दी जाए। 1976 में बेल एक्ट ने और उसे बेल को लिबरलाइज कर दिया। अमेरिका में आ जाएं, 8th अमेंडमेंट में यह बात कह दी गई कि साहब बेल दी जानी चाहिए फ्रीली। उसके बाद केसेस हो गए। स्टैक वर्सेस बॉयल 1951 का केस है कि जब तक यह डर ना हो कि एक्यूज भाग जाएगा तब तक बेल डिनाई ना की जाए। रिस्क ऑफ फ्लाइट ये एक सेंट्रल चीज है। कैपिटल ऑफेंसेस में बेल ना दी जाए अगर एक्यूज के भागने का डर है या उसके खिलाफ एविडेंस बहुत सख्त है। यहां जितने भी यूपा के मामले हो रहे हैं, आपने दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट देख लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई केस नहीं है, यानी इसका मतलब प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं है। मैं आपके शो पे कह चुका हूं कि इस केस में कन्विक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। आप पूछते हैं क्या लोगों को आसानी से फंसाया जा सकता है? अगर आप फेक डेमोक्रेसी में हैं, जैसी सद्दाम हुसैन और लीबिया में कर्नल ममार गद्दाफी की थी, या आप कम्युनिस्ट देश में हैं, तो फिर फंसाया जा सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रूल ऑफ लॉ में हैं, एक लिबरल डेमोक्रेसी में हैं, तो फिर डिसेंटर्स के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होगा। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर जो डिसेंटर है वो एंटी नेशनल नहीं है। मैं समझता हूं अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और अपनी पावर को असर्ट करेगी
तो फिर लोगों की लिबर्टीज को इस तरह से पामाल नहीं किया जाएगा। आप सोचिए कि अंग्रेजों ने भी, हम तो एक गुलाम देश थे, जो हमें लॉ दिया, उस लॉ में इन प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ को क्रिमिनल लॉ में इनकॉर्पोरेट कर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि यूपा का नैरोएस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। बहुत वाइड डेफिनेशन है टेररिस्ट एक्ट की, समवॉट वेग है। इंडियन पिनल कोड देखिए 1860 की, उसकी परिभाषाओं में आज भी कोई शब्द जोड़ना या निकालना मुश्किल है। एक जुर्म की 2 सजाएं नहीं हो सकती। पुलिस को कन्फेशन जो दिया जाएगा वो इनएडमिसिबल होगा। एक्यूज को खामोश रहने का अधिकार है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बैलेंस गलत है। एक तरफ राज्य है और एक तरफ एक नागरिक है। नागरिक कभी भी स्टेट के मुकाबले में मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए लॉ जो है उस नागरिक और उस लिटिल मैन एक्यूज के फेवर में बना दिया गया। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरीके से डिले किया जा रहा है इन लोगों की रिलीज, कल जो उनके जज थे रविंद्र बेदी, वेरिफिकेशन की बात हो रही है। अरे भाई, एक्यूज का तो एड्रेस चार्जशीट में है, वो तो पुलिस को मालूम है। आधार इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अगर आधार दे दिया तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज जज ने कहा कि अब हम वेरिफिकेशन के लिए डिले नहीं कर सकते, मुनव्वर फारूकी के केस में हो चुका है कि वो जोक जो उसने बोले नहीं, उसके लिए 37 दिन जेल में रहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के बेल देने के बाद भी 2 दिन तक रिलीज नहीं हुआ। और आप सोचिए कि वहां तो लोअर कोर्ट ने कह भी दिया था रिलीज कर दो, तब भी पुलिस जेल अथॉरिटीज ने रिलीज नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि ये एक नया ट्रेंड है जिसमें अदालत के आदेश आने के बाद, हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद भी रिलीज होने में डिले हो रहा है। ये देश के रूल ऑफ लॉ के लिए और लीगल सिस्टम के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन यह है कि हाई कोर्ट ने आदेश पास किया परसों ही शाम में रिलीज कर देना चाहिए था।